हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए आज के सेशन में फ्रेम किए गए हैं। तो ऑन विच डेट इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 12 जनवरी, 18 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 1 फरवरी उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1950 में आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी के दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को यहां पर उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2018 से इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। क्यों? कि उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक महोदय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ये बात कही थी, जिसको लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। और इसके अंतर्गत कला के विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर यह दिवस जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी यहां पर लोगों को दिया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस कैसे मनाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान करती है। और इस दिन संगीत, नृत्य और अन्य उत्सवों के साथ इस पूरे डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 2018 में मनाया जाने लगा। 17 में इसको जो तत्कालीन राज्यपाल जो है राम नाईक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 जनवरी 1950 से पहले जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदल गया है। इस यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो इतिहास है, संस्कृति है और इसका जो विकास है, इसका सम्मान करना और भारत के विकास में राज्य का क्या योगदान है उसको मान्यता देना ही यहाँ पर इस दिवस का प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 जनवरी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान उन्नत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी। तो यहां पर अगर देखते हैं, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन से ही किया जा रहा है और ये 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो यहां पर लोगों को बैंकिंग से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं वो आसानी से मिल सके, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक समझौता किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। इसके अंतर्गत यहां पर एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम यहां पर मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एटीएम्स एंड कॉइन वेंडिंग मशीन्स यहां पर लगाई गई हैं। कहां पर? जो प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है उस क्षेत्र में ये सारी सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए एक करार किया गया, एक समझौता किया गया उत्तर प्रदेश सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य। तो ऑप्शन यहां पर आपको समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गूगल क्लाउड के सहयोग से कौन सा डिजिटल कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ओपन नेटवर्क, बिहार एग्रीकल्चर नेटवर्क, उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यानी उपोना, राजस्थान स्मार्ट एग्री नेटवर्क। तो यहां पर गूगल क्लाउड की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल कृषि नेटवर्क लॉन्च करने का एक प्रयास किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर
एग्रीकल्चर यानी कि उपोना। अब यहां पर देखते हैं इसके माध्यम से होने वाला क्या है। तो इसमें अगर हम देखते हैं ये पूरा का पूरा जो है एक जेमिनी एआई और बीकन तकनीक का उपयोग करता है और इसी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या रखा गया कि राज्य में जो कृषि है उसमें चेंज ले आना है, उत्पादकता में सुधार करना है, क्वालिटी में सुधार करना है। और साथ ही साथ अगर इसको हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो किसान भाई हैं उनकी इनकम में भी वृद्धि होने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं उद्देश्य क्या है, राज्य में कृषि को डिजिटलाइज रूप से सशक्त करना है, यानी कि एग्रीकल्चर की जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी नॉलेज जो है किसानों तक डिजिटल सेवा के माध्यम से फैसिलिटेट करना है। और यहाँ पर इसके लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा जो किसानों को सलाहकार सेवाओं, ऋण और जो मॉडर्न यहाँ पर टेक्नोलॉजीज हैं या मॉडर्न जो वहाँ पर उपकरण हैं और साथ ही साथ बाजार से कनेक्टिविटी तक पहुँच बनाने के लिए उन्हें एम्पावर्ड करता है। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गूगल क्लाउड के मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उपोना यानी कि उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2 से जनवरी 26 तक आयोजित होने वाले किस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न कला रूपों में प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है? सांस्कृतिक उत्सव, लोक रंग महोत्सव, ताज महोत्सव या फिर गंगा महोत्सव? तो इसके अंतर्गत यहां पर जो सांस्कृतिक महोत्सव है ये 2 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक सेलिब्रेट किया गया और यहां पर इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जो भी यहां पर कला के डिफरेंट स्वरूप हैं उनमें जो टैलेंटेड पर्सन हैं उनको प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ावा देना है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि सांस्कृतिक महोत्सव। तो यहां पर क्या करना है कि ये 2 से 26 जनवरी तक सेलिब्रेट किया गया। उद्देश्य क्या है? राज्य में विभिन्न कलाओं को कला रूपों को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है लोगों तक उसको पहुंचाना, जिसमें शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक कला की जो प्रतिभाएं हैं उनको सशक्त बनाना, उनको बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। चलिए नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी नई वैज्ञानिक पहल शुरू की है? विज्ञान यात्रा, उत्तर प्रदेश विज्ञान मेला, साइंस पथ या नवाचार अभियान? तो यहां पर अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार लाने के लिए या यहाँ के स्टूडेंट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसे साइंस पथ नाम दिया गया है या विज्ञान पथ नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत राजधानी लखनऊ और उससे सटे आसपास के 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि जो लखनऊ है उसके आसपास से सटे हुए जो 5 जिले हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर 6 लेन को चौड़े और 250 किलोमीटर का यहाँ पर लंबा विज्ञान पथ का निर्माण किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत सरकार की जो योजना है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की करना, आकार देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो विज्ञान पथ जो स्कीम है ये उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर इसको लक्षित किया गया है कि ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने में काफ़ी सहायक होगी, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो लेखक डॉक्टर शीलवंत सिंह है इन्होंने विज्ञान पथ की परिकल्पना को अपनी पुस्तक योगी सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में विस्तार से परिभाषित भी किया है। अब वो कौन से यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5 जिले हैं जिनको शामिल किया जाएगा लखनऊ के साथ, तो यहाँ पर उत्तर में हरदोई और सीतापुर, पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में रायबरेली और यहाँ पर पश्चिम में उन्नाव। तो ये 250 किलोमीटर लंबी एक क्या है विज्ञान पथ है। तो यहाँ से प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइंस पथ या इसी को हिंदी में विज्ञान पथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का 3 दिवसीय मुख्य आयोजन किस शहर में हुआ? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी या फिर कानपुर? तो सिटी ऑफ अपैरल नोएडा को कहा जाता है। यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो रेडीमेड जो कपड़े हैं वो है। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश दिवस 2025 की जो 3 दिवसीय आयोजन किया गया था यहीं पर किया गया था। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है
कि जो ये उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, इस दिवस की थीम क्या है, यानी कि इसका विषय क्या है। हालांकि इससे पहले वाले एपिसोड में हमने उस पर डिटेल में चर्चा की हुई है, तो जिन विद्यार्थियों को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो हमारा पिछले सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स का सेशन देखिए, उसमें इसके बारे में डिटेल जानकारी आप सभी को दी गई है। तो चलिए यहाँ पर आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया गया, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर शिल्प हाट में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टॉलों में राज्य की जो पारंपरिक हस्तकला है और जो व्यंजन है, क्यूसिन्स हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। चलिए अगला सवाल है, फरवरी 2025 में संभावित गर्म मौसम से रबी फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ने की आशंका है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या असम। तो मौसम विभाग की एक ताजा शोध और रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो कि गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, यहाँ पर जो रबी की फसलें फरवरी 2025 में अगर हम देखते हैं तो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो हाई टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जो रबी की फसलें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। और यहीं पर अगर देखते हैं कि समय से पहले मैच्योरिटी और पैदावार में गिरावट की संभावना है, यानी कि जो उनका ड्यूरेशन है रबी की फसल का मैच्योर होने का, उससे पहले वो मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा, वो भी निगेटिवली, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर की जो पैदावार रबी की फसलों की होने वाली है उतनी नहीं होगी, ऐसी आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को कुंभ मेले के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? एक बड़ा अग्निकांड हुआ, भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई, एक नए मंदिर का उद्घाटन हुआ, एक राजनीतिक रैली आयोजित की गई। तो अब यहां पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी तक चलेगा। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो शाही स्नान होते हैं। तो 29 जनवरी को यहाँ पर शाही स्नान था, जिसमें वहाँ पर स्टैम्पीड हो गया, यानी कि भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है, और इसके अंतर्गत ऐसी घटना ना घटने पाए तो सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन में बदल दिया गया है, यानी कि अब अंदर कोई भी वहां पर व्हीकल नहीं चल सकेगा। साथ ही साथ पूरे मेला क्षेत्र को वन वे घोषित कर दिया गया है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस नहीं आ पाएंगे, बल्कि उन्हें दूसरे रास्ते से वापस आना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बातें जो इसमें की गई है कि प्रयागराज से जो सटे हुए जिले हैं वहां से जो आने वाले व्हीकल हैं उनको अब वहीं पर रोक दिया जाएगा, सीमा पर, बॉर्डर पर, यानी कि जिले के अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो रोडवेजेज हैं जो दूसरे जिलों से आ रही हैं तो उनको भी वहीं पर रोक दिया जाएगा। जो वीवीआईपी पासेस हैं जिसके अंतर्गत जो वीआईपीज हैं उनको उनके व्हीकल के द्वारा एंट्री दी जाती थी, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, यानी कि वीवीआईपी पास इसको रद्द कर दिया गया। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं। और अभी यहाँ पर देखते हैं 4 फरवरी को भी, फिर शिवरात्रि को भी यहाँ पर शाही स्नान होने वाला है, और हम ऐसी मनोकामना करते हैं कि इस तरह की कोई दुर्घटना फिर से ना घटने पाए। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो तकरीबन यहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो सरकार के द्वारा आंकड़े रिलीज किए गए हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और बहुत से लोग, लगभग 90 लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के किस स्थान पर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जाएगा? तपोवन आश्रम, भारद्वाज आश्रम, सरस्वती घाट या श्री श्री सत्य गोपाल आश्रम। अब ये 4 विकल्प हैं, इसका क्या सही उत्तर होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी कि ये एक अभ्यास प्रश्न है। तो आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करिए, और फिर भी अगर आपको नहीं पता हो पा रहा है तो अगले एपिसोड
में हम इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो बने रहिए स्टडी आईक्यू के साथ और वीकली करंट अफेयर्स हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-Salman sir या इंस्टा आईडी पर भी आप मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, कोई दिक्कत है आपको, तो आप मुझसे इन दोनों जगहों पर कनेक्ट होकर के अपनी बात मुझसे कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-Salman sir पे मिल जाएगी। साथ ही स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो बने रहिए स्टडी आईक्यू के साथ, यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।